आज मैं आपको बताता हूँ कि जो मेंटेनेंस का केस है, जो मेंटेनेंस है एक वाइफ को देने के लिए पैसा, वो किस आधार पर, किस तरीके से मेंटेनेंस का डिसीजन लिया जाता है, क्या कि किसको कितना मेंटेनेंस देना होगा। मेंटेनेंस मतलब वो पैसा जो कि वाइफ को देना है। अब ये किस तरीके से कोर्ट डिसाइड करती है, मैं ये आपको आज बता देता हूँ। बहुत सारे मेरे से सवाल आए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको इसी आधार पर क्या मापदंड रहते हैं, क्या पैरामीटर्स रहते हैं इसके लिए, एक अमाउंट को डिसाइड करने के लिए कि कितना मेंटेनेंस एक वाइफ को देना है। जब कहीं ना कहीं ये एक पति के ऊपर कोई अत्यधिक मतलब एक दंड की तरह उसको उसके ऊपर मेंटेनेंस भारी भरकम रकम बांध दिया जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे पास अन्याय हुआ है, तो फिर वो ऊपर की कोर्ट में भागता है और ऊपरी कोर्ट में चैलेंज करता है। चैलेंज करने के बाद वो कहीं ना कहीं रिलीफ का उम्मीद करता है कि मुझे रिलीफ मिल जाए। लेकिन मैं आज आपको लोअर कोर्ट से ही ये आपको बता दूंगा कि आपका अमाउंट आपके ऊपर कितना बन सकता है, क्या पैरामीटर्स है उसके लिए, किस तरीके से बंधेगा, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। गौर से सुनिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो अपना केस लड़ रहे हैं, स्वयं भी लड़ रहे हैं, कुछ वकीलों से भी लड़वा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं हम पे ज्यादा पैसा, ज्यादा मेंटेनेंस ना बन जाए। तो मैं आपको आज एक 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 एक, एक तरीका बता देता हूं जिससे आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कितना मेंटेनेंस बंधेगा। हालांकि इसके लिए कोई परमानेंट, कोई मतलब स्पेसिफिक कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन फिर भी आप के ऊपर कितना मेंटेनेंस बनेगा, किस तरीके से, किस आधार बनेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में आज तीन लोगों की, क्योंकि पुरुष जो है, पति जो है, वो तीन ही प्रकार से आता है। कोई हो सकता है मैं रह जाए, लेकिन मेरी जो नॉलेज में है वो तीन प्रकार से मैंने देखा है। पहला, बेरोजगार, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी ना करता हो या कुछ भी हो, लेकिन बेरोजगार है, वो पैसा नहीं कमाता है। दूसरा, प्राइवेट नौकरी वाला, जिसके पास नौकरी है लेकिन प्राइवेट है, वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, और वो नौकरी करता है लेकिन प्राइवेट करता है। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति। तीन प्रकार के ये व्यक्ति जो हैं, ये अपनी मतलब इनकी पत्नी जो है इनसे मेंटेनेंस की मांग जरूर करती है कि भाई हमें मेंटेनेंस दिलाया जाए। होता इनके पास मतलब होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है, बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आती है जब वो लड़का कोर्ट में पेश होता है, तो बताता है कि साहब मेरी इतनी सैलरी है या फिर नहीं है। तो आज तीनों का पैरामीटर मैं बता देता हूं आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगार की। जो लड़का बेरोजगार होता है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो पत्नी जो है वो उसके पिता की प्रॉपर्टी, उसके घर की कीमत, मकान की कीमत, जमीन, प्लॉट वगैरह सब कुछ वो लिखवा देती है कि साहब इतनी संपत्ति है। और अगर कुछ नहीं करता हो तो कम से कम घर पे रहकर भी कुछ ना कुछ वो घर का काम काज करता होगा, या फिर भैंस वगैरह पालते हैं तो वो करता हो, खेती बाड़ी करता होगा, वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों में से लिखवा के बता देती है कि साहब इतना ये कमाता है। तो कोर्ट जो है अब क्या करती है, कोर्ट के पास कोई एक पैरामीटर मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वो देखती है कि हाँ इसके पास कोई इतना ये सब बता रही है, इसकी बात पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बता रही है जो बड़ा चढ़ा के बता रही है, तो वो कोर्ट जो है उसकी बात नहीं मानता है। लेकिन कोर्ट अपने विवेकानुसार ये देखता है कि जो पत्नी है वो किस किस एरिया से आती है, क्या देहाती एरिया से आती है, या बहुत अच्छे पॉश एरिया से आती है, या बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, या बहुत अच्छे रिच परिवार से है, या उसका शादी के समय पर उसका जो जीवन यापन था बहुत रिच था। इस तरीके की चीजें देख देख लेती हैं, ऑब्जर्व की जाती है कोर्ट में कि क्या उसने जीवन ऐसा जिया होगा। तो उसी के आधार पर मेंटेनेंस में अब पहला ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू कि उसके पास कोई बच्चा तो नहीं है, बच्चा एक है या फिर दो हैं, बच्चे हैं नहीं है, ये सब चीज देखी जाती है। अगर बच्चे हैं तो मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाता है, बच्चा नहीं है तो कम से कम उस पर, अगर ऐसी हालत है जहां पर लड़का को बेरोजगार है और देहाती और शहर से मिश्रण है, तो ऐसे समय पर उसके पास ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स करूं 5 से 10 हजार के बीच में कोई भी अमाउंट बांध दिया जाता है। कम से कम 5, मैक्स टू मैक्स 10, इससे ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कुछ खर्चे भी ऐसे नहीं होंगे कि बहुत अच्छे अधिक खर्चे कर रही है। तो वो सब चीज देख के इस तरीके का ये पति जो है, पति के ऊपर इतना बांधा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% ये होगा, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इतना बांधा जा सकता है। अब इसमें कुछ लोग, लड़के जो है, वे पति जो है, वो ये सोचते हैं ये कि हम बिल्कुल मना करते हैं, हम कुछ नहीं कमाते हैं तो कोर्ट हम पे बिल्कुल नहीं बांधेगी। ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मना कर दोगे कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कमाता हूं तो आपको नहीं बांधेगा, नहीं बंधेगा। फिर कोर्ट जो है अपने आप एज्यूम करेगी। अगर आप समझदार हैं तो कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट बता दीजिए कि साहब मैं 2,000 कमाता हूँ या 3,000 कमाता हूँ, या जो भी कमाता हूँ बता दीजिए थोड़ा बहुत। लेकिन अगर सोचो कि बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं कमाता हूँ तो कोर्ट बिल्कुल नहीं बांधेगी, ऐसा गलत सोचते हैं आप। कोर्ट फिर भी बांधेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अकॉर्डिंग टू लॉ आपकी लायबिलिटी बनती है कि टू मेंटेन योर वाइफ।
ये सब चीजें जो है वो देखी जाती हैं। अब दूसरा पहलू देखते हैं कि लड़का प्राइवेट जॉब करता है, कुछ कमाता है, प्राइवेट जॉब करता है। तो प्राइवेट जॉब, अगर आपने एडमिट कर लिया कि मैं हाँ प्राइवेट जॉब करता हूं और इतना कमाता हूं, तो उसी में से 25% जो है, जो अमाउंट है वो उस सैलरी का आप मान लीजिए कि इतना सैलरी आपको देना देना पड़ेगा। अब 50,000 है तो 25% कर लीजिए उसका, और 1 लाख है तो उसका 25% कर लीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट भी है। उसी जजमेंट के आधार पर उसका आपको 25% आपकी सैलरी से डिडक्ट करके उसको अमाउंट दिया जाएगा। ये अगर आप प्राइवेट जॉब एडमिट कर लेते हैं कि हाँ मैं जॉब करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, जो सैलरी आपकी वो बता देते हैं, आप एडमिट कर ले, स्वीकार कर लेते हैं। तो तीसरा, जो गवर्नमेंट जॉब वाले सबसे ज्यादा खतरे के निशानी पर रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले अपनी बात को किसी प्रकार से छिपा नहीं सकते। वो ऑन रिकॉर्ड रहता है, जितनी भी सैलरी है वो मना नहीं कर सकते, साहब मैं सैलरी नहीं कमाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, बताएंगे जॉब के साथ बताएंगे। एक टाइम को प्राइवेट वाला व्यक्ति ये कह सकता है साहब मेरी जॉब छूट गई है, मैं अब जॉब नहीं कर रहा हूँ, पहले करता था, लेकिन गवर्नमेंट वाला नहीं कह सकता। गवर्नमेंट वाला यही कहेगा कि साहब मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी लाख रुपए है या 50,000 रुपए है, जो भी है वो बताएगा, वो एक्चुअल बताएगा कि इतनी है, और उसको सैलरी स्लिप भी सबमिट करेगा। तो इसके आधार पर आपका जो सैलरी है उस सैलरी में से 25% आप डिडक्ट कर दीजिए, वो आपकी पत्नी को आएगा। ये मैं एक एज्यूम कर, ये जो जजमेंट है वो बता रहा हूं उसके आधार पर, लेकिन हो सकता है इससे कम भी हो जाए। अगर जो सामने लड़की का पक्ष का वकील है, अगर वो ये कहता है कि नहीं इतने मतलब इतनी सैलरी नहीं है, आपका वकील कहता है इतनी सैलरी नहीं है, और वो पकड़ लेता आपकी बात को कहीं ना कहीं, तो फिर कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं 25% उसको बांधेगा। कोर्ट को सबको पता रहता है कौन सा जजमेंट है, क्या है, सब रोज पढ़ते हैं और रोज उन चीजों पे काम भी करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके सामने चीज आ रही है तो आप इतना समझ लीजिए कि इतना आपको 25% जो है उससे में से डिडक्ट हो जाएगा। अब इन सब चीजों को पूरा ऑल ओवर प्रोसेस है। अब बचने के लिए आपको बताता हूँ कि इन तीनों लोगों के लिए बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फंस तो रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं या फिर बनने वाला है या बन जाएगा। अब करना क्या है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, क्योंकि यही बात सबसे ज्यादा इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऊपर लग रहा है कि हाँ मेंटेनेंस बन जाएगा या फिर बनने वाला है या बन गया है, तो आपको अब उस पिटीशन में कमियां ढूंढ रही हैं, गलतियां ढूंढनी है। आपको गलती नहीं करनी है, बल्कि वाइफ की गलतियां ढूंढनी है। अगर लगता है कि हाँ वाइफ ने झूठ बोला है, तो मैं कहता हूं अगर ट्रायल पेंडिंग है तो 340 का आज ही केस जो है, जो कि 379 अब हो चुका है, उसका फाइल कर दीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आप गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या कोई जॉब करते हो ना करते हो, डजेंट मैटर, लेकिन लड़की की गलती अगर आपने पकड़ ली कि हाँ इसने ये झूठ बोला है, तो 340 सीआरपीसी और 379 बीएनएसएस के तहत मुकदमा फाइल कर दीजिए। सामने मैंने जजमेंट दिया हुआ है, ये बेहतर जजमेंट है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, जो पुरुष के पक्ष में है, फेवर में है, और पुरुष को बहुत राहत मिलाता है। इस जजमेंट में क्या कहा गया है कि जब तक 340 चलेगी तब तक जो 125 सीआरपीसी है वो पेंडिंग रहेगा। पहले 340 सुना जाएगा, यानी कि उसकी गलती क्या, उसने गलती करी, क्या झूठ बोला है, क्या छिपाया है, मिसरिप्रेजेंट किया है, तो वो अगर ऐसी जाती है तो उसके ऊपर आप 340 का केस फाइल करिए। एप्लीकेशन मत लगाना, गलती मत करना। 340 जिनको नहीं पता है तो सामने दिए हुए नंबर पर जानकारी भी ले सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। तो आप जो है 340 का तत्काल डालिए, पेंडिंग है तुरंत डाल दीजिए, और डिसाइड हो चुका है तो आपके पास हाई कोर्ट में एक राहत है रिवीजन में। अगर आप रिवीजन जाएंगे तो रिवीजन में जाकर वहां पर अपनी बात कहेंगे, साहब ये बात छिपाई गई है, ये इसका डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है। और उसके लिए भी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, वो भी बहुत बड़ी जजमेंट है, जो कि महिला छिपाती है अपनी बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है, और पति के बारे में बढ़ा चढ़ा बताती है, और अपने इनकम को छिपा लेती है, अपने प्रोफेशन को छिपा लेती है, अपनी एजुकेशन को छिपा लेती है, तो ऐसी महिला को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, सामने दिया हुआ जजमेंट है, इस जजमेंट को भी आप समझ लीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें यह कहा गया कि ऐसी जो भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, महिला हो पुरुष हो, डजंट मैटर, कानून के सामने सब समान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो, मिसरिप्रेजेंट करता हो, या फिर किसी प्रकार से चीजों को छिपाता हो, तो ऐसे व्यक्ति की फाइल कोर्ट से उठाकर बाहर फेंक दो। सिंपल डायरेक्टली कहा गया है जजमेंट में। तो ऐसे व्यक्ति, अगर आप सब कुछ हार गए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कमियां ढूंढिए। सारे ग्राउंड आपको पता है कि मेंटेनेंस में क्या क्या है, क्या नहीं है, एडल्ट्री में है, शादी कर ली है, तो ये सब चीज होता नहीं है, ये सब प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसकी गलती पकड़ ली तो गलती पर आप लटक जाइए कि साहब गलती है, ये गलती का दंड मिलना चाहिए, और दंड मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटेनेंस है, जो महिला को झूठ बोलती है, झूठ बोलकर या फिर सप्रेस करके या फिर बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बताया गया है, या फिर छिपाया गया है, अपनी इनकम छिपा ली गई है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, फिर उसको दंड मिलेगा।
तो आपके पास अगर सारे ग्राउंड खत्म हो गए हैं तो एक ग्राउंड अपना लिए, यही ग्राउंड है। इन दोनों जजमेंट की अगर कॉपी चाहिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा।